अब तुम्हारी क्या मसरूफियत है? तुम कब तक फारिग हो रहे हो? मैंने तेजी से सवाल किया। अगर अल्फा मारा जा चुका है तो यह खबर फैलते ही तबाह खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। खबर मुसद्दिका है। मैं खुद इस वाक़े का एक किरदार था। मैंने उसे यकीन दिलाया। जलाल इस वक्त नेशनल स्टेडियम की पार्किंग से उसकी लाश उठवा रहा होगा। तुम अपने तौर पर इस खबर की तस्दीक करो और जल्द अज जल्द यहाँ आ जाओ। मेरी हैजानी आवाज़ से उसने इमरजेंसी का अंदाज़ा लगा लिया। इस वक्त फ़ोन पर मजीद किसी सवाल और जवाब की गुंजाइश नहीं थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगर कासम फिशर्स के गिर्द मंडलाने वाले मुश्तबा आदमी मुजरमों के साथ ही नहीं थे तो फिर वो IB के अहलकार ही हो सकते थे। जलाल बता चुका था कि उसने फौरी तौर पर सोबराय के तीनों कारोबारी इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया था, जिनमें से एक मछलियों वगैरह की बरामद में मसरूफ था, लेकिन मुझे इस इदारे का नाम मालूम नहीं था। अगर कासम फिशर्स का नाम जलाल की फहरिस्त में शामिल था तो इससे मेरा फौरी राब्ता नागुज़ीर हो गया था। IB वालों को कासम फिशर्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकना जरूरी था ताकि मैं अव्वल खान के ताउन से मोहतात और भरपूर कार्रवाई करके जहांगीर को इनके चुंगल से निकाल सकूं। IB वाले जहांगीर के पूरे किस्से से बेखबर थे। इनकी जरा सी बेएहतियाती के नतीजे में जहांगीर की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। मसला बहुत संगीन और फौरी अहमियत का हामिल था। जलाल मुझे पहले ही अपने आज़ाइम से आगाह कर चुका था। अगर नेशनल स्टेडियम के करीब अल्फा की हलाकत का सनसनीखेज वाक़या रुनमा न हुआ होता तो शायद उसकी पूरी तवज्जो इन मशकूक कारोबारी इदारों पर मरकूज रहती जो उसकी मालूमात के मुताबिक सोबराज के काले धन से चल रहे थे। इन इदारों को चलाने वाले दूसरे लोग थे, लेकिन इनके पीछे सोबराज का ज़हन और सरमाया काम कर रहा था। जलाल वाकई तेजी से काम कर रहा था। उसकी फहरिस्त में एक रिक्रूटिंग एजेंसी और दूसरी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग फर्म के साथ एक फिशरी का नाम भी शामिल था, लेकिन अव्वल खान से बात होने के बाद अंदाजा हो रहा था कि वो कासम फिशर्स ही हो सकती थी। जलाल ने सोबराज की आमदनी के वसाइल पर काम करते हुए कासम फिशरीज तक रसाई हासिल की थी। अव्वल खान के आदमी रशीद उर्फ शीदे का खोज लगाते हुए वहां पहुंचे थे। आसार ये बता रहे थे कि वो दोनों टीमें पूरी राजदारी के साथ अपने अपने तौर पर कासम की इंडस्ट्री पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे थे। अगर फौरी तौर पर इन दोनों में से एक फरीक न रोका जाता तो गालिब इम्कान ये नजर आ रहा था कि दुश्मन पर चढ़ाई करते हुए वो दोनों हलीफ पूरी शिद्दत से आपस में न टकरा जाएं। IB और STF दोनों बहुत मजबूत इदारे थे। इनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी। मुल्क बल्कि कराची में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात के पेश नज़र वो सब पूरे जोश व खरोश के साथ पेशकदमी की तैयारियों में मसरूफ थे। अगर वो कासम कंपनी पर शब खून मारने के चक्कर में पूरी कुव्वत के साथ आपस में टकरा जाते तो इसका सारा फायदा हमारे दुश्मनों को हासिल होता। अगर जहांगीर इस वक्त तक रशीद ही की तहवील में था तो इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। रशीद उर्फ शीदा हमारे लिए एक कलीदी किरदार था। सलमा ने किसी शक को शुबे के बगैर उसकी तस्वीर शनाख्त की थी। वो जहांगीर को अगवा करने वाली 2 नफरी जमात में पेश था। केवाड़ी के इलाके का वो बदनाम हिस्ट्री शीटर 2 मरतबा का सजा याफ्ता और मफरूर था। कानून के मुहाफिज उसे अपनी गिरफ्त में लेने में नाकाम थे, लेकिन STF वालों ने सुराग लगा लिया था कि वो सफा गुंडा सोबराज की कासम फिशरीज में मुलाजमत कर रहा था। अगर जहांगीर को कासम फिशरीज में कैद नहीं किया गया था तब भी रशीद पर हाथ डालकर उससे यह मालूम किया जा सकता था कि उसने जहांगीर को अगवा करने के बाद किसके हवाले किया था। इस वक्त जलाल नेशनल स्टेडियम के इलाके में अल्फा के चक्कर में उलझा हुआ था। वो बहुत बड़ा वाक़या था। मुल्क के किसी मुक़्तदिर शख्स के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी करने वाले को बहुत कम वक्त में कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया था। इसका सेहरा जलाल और उसके महकमे के सर था। मुझे अंदाजा था कि आला तरीन रियासती अफसरान और मीडिया के जोंक जैसे कारकुनों के हजूम में वो हर एक की तवज्जो का मरकज बना हुआ होगा। ऐसी सूरत में उससे फ़ोन पर कोई तफसीली बात नहीं की जा सकती थी। बेहतर यही था कि मैं खुद वहां जाकर उससे मिल लेता। घर से नेशनल स्टेडियम का फासला मुख्तसर होने की वजह से वो मरहला दुश्वार नहीं था। इस वक्त मैं अपने कमरे में अकेला था क्योंकि गजाला मुसलसल सलमा की देखभाल और दिलजोई में लगी हुई थी। जब से सलमा हमारे घर आई थी गजाला पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया था। मेरी तादीब के बावजूद वीरा ने सलमा को ज्यादा घास नहीं डाली थी। मैंने उसे सलमा के रवैयों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन वीरा की निस्वानी छठी ही सलमा से मुतमईन नहीं थी। उसके दिल में यह बात बैठी हुई थी कि मेरे बारे में सलमा के अज़ाइम नेक नहीं थे। जहांगीर के अगवा हो जाने की वजह से वो आर्जी तौर पर ज़हनी और जज्बाती सदमों से मगलूब हो गई थी। वो मसला हल होती सलमा मुझे रुझाने की कोशिश शुरू कर देगी। वह हर लम्हे सलमा का नाकदाना जायजा ले रही थी। ऐसी सूरत में उससे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वह सलमा से हमदर्दी के 2 बोल भी बोल सकेगी। मैं रवानगी के इरादे से अपने कमरे से बाहर निकला तो सिर्फ वीरा ड्राइंग रूम में बैठी टेलीविजन देख रही थी। कहाँ जा रहे हो? किधर का ख्याल है? मुझे देखते ही वीरा ने हाँक लगाई।
अभी किसका फोन आया हुआ था? जलाल से मिलने जा रहा हूं, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। उसे बता देना कि उसके आदमियों के कारनामे की खबर टेलीविजन पर आ गई है। कहा गया है कि वीआईपी पर नाकाम कातलाना हमले का मुजरिम एक एजेंसी से मुकाबले में मारा गया। इसने अपनी जगह छोड़े बगैर हल्के से तंजिया लहजे में बताया। तुम्हारे यहाँ यह अजीब बात है कि खबर को खबर नहीं रहने दिया जाता, अना का मसला बना लिया जाता है। बुरी खबरों को सिरे से दबा दिया जाता है या फिर घंटों बाद मुबहम अल्फाज में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। मुझे हैरत है कि आज की अच्छी खबर बहुत तेजी से टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनी है। मरने वाले के बारे में क्या बताया गया है? मैंने रुक कर सवाल किया। मुझे खुशी हुई कि उसने वक्त गुजारी के दौरान काम की वो खबर सुन ली थी। फिलहाल उसे गैर मुल्की दहशतगर्द का नाम दिया गया है। वो मुस्कुराते हुए बोली, ताकि एजेंटों का यूं बेनामो निशान मर जाना ही बेहतर है। वैसे भी आईबी के निशानची ने अल्फा की खोपड़ी उड़ा दी थी। बगैर चेहरे वाली लाश को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वीरा की बात बड़ी हद तक दुरुस्त थी। टॉम ने मुझे बताया था कि झाड़ियों में छुपे हुए मुसल्लह शख्स ने इशारे से बता दिया था कि मैंने ही उसे न्यू खान होटल में घेरने की कोशिश की थी। यूं मुझे पता चल गया था कि टॉम का साथी सिर्फ और सिर्फ अल्फा था। दूसरी तरफ जलाल के आदमियों ने उसे टॉम की गाड़ी में देखकर पहचाना था। इन्होंने चार्ली के बताए हुए हुलिये की बना पर अल्फा को शनाख्त किया था। इन दोनों बातों का इजहार कतई जरूरी नहीं था। मरने वाले का बेनामो निशान रहना ही सबसे बेहतर था। हमारे सिवा सिर्फ टॉम उसके असलियत पर रोशनी डाल सकता था। अल्फा की लाश के साथ बरामद होने वाली अमेरिकी साख्ता राइफल और अल्फा के फिंगरप्रिंट्स ये साबित करने के लिए काफी थे कि ड्रग रोड रेलवे स्टेशन की छत पर से वीवीआईपी मोटर कैट पर उसी ने हमला किया था। वो सब सामने की बातें थीं। आने वाला वक्त उन्हें आसानी से साबित कर लेता, लेकिन मिर्दानिस में टेलीविजन पर वो बातें बताकर उजलत का मुजाहरा किया गया था। शायद इस तरह शहरियों को यह तसल्ली देने की कोशिश की गई थी कि शहरी इंतजामिया हिसास इदारों के ताउन से दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हमतन तैयार थी। मुझे इस बात का कलक रहेगा कि अल्फा मेरे हाथों अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। मैंने मुतासफाना लहजे में कहा, यह तुम्हारी नफसियाती गिरा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इस अहम तरीन कामयाबी में कलीदी किरदार तुम्हारा है? वो बेपरवायाना लहजे में बोली। वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई थी। मैंने अपनी मुस्तफसराना निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। अगर तुम टॉम को 5 बजे नेशनल स्टेडियम के पास मिलने का वक्त ना देते तो कुछ भी ना होता। वो दोबारा बोलने लगी। वो तुम्हारी वजह से अल्फा को अपने साथ लेकर अपनी कचार से निकलने पर मजबूर हुआ, और फिर वो हो गया जो उसके वहमों गुमान में भी नहीं था। मैं अब तक ये नहीं समझ सकी कि वो अल्फा को अपने साथ क्यों लेकर आया था। अगर तुमको मारना था तो उसके लिए अल्फा की मौजूदगी जरूरी नहीं थी। ये काम वो खुद ज्यादा आसानी से कर सकता था। तुमने हर नुक्ते पर गौर नहीं किया। मैंने कहा, वो मेरी यानी कर्नल दावर की तरफ से शुबहात में मुब्तला हो चुका था और अपने इस तजब्जुब को दूर करना चाहता था। जब अल्फा ने झाड़ियों में से इशारा करके उसे ये बताया कि मैंने ही उसे न्यू खान होटल में हरासा किया था, तो टॉम का जहन साफ हो गया। उसे यकीन हो गया कि सोबराज ने कर्नल दावर से रा के 2 एजेंटों की मुखबरी की होगी, वरना शहर में कोई और इन दोनों की नकलो हरकत से बाखबर नहीं था। मुझे सोबराज का साथी तसव्वुर करते हुए उसने अपना आखिरी फैसला कर लिया। अब बात वाज़ेह हो गई। तुम उसके नजदीक दोहरे मुजरिम थे। एक तरफ सोबराज से मिलकर राह वालों की राह में रोड़े अटका रहे थे और दूसरी तरफ FBI वालों से मिले हुए थे और इनको डबल क्रॉस कर रहे थे। बस यही इस मार्गा आराई का निचोड़ था। टॉम को यह जानकर बदतरीन झटका लगा होगा कि उसका मिशन नाकाम हो गया। मैं जिंदा हूं, अल्फा जान वासिल हो चुका है। हाँ, उसने तो अपनी तरफ से तुम्हारी जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया था। देखना है कि अब उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है। वो किसी न किसी वक्त तुमसे राब्ता करने की कोशिश जरूर करेगा। देखा जाएगा, मैंने बेपरवाही से कहा। अभी दूसरे मसाइल उसकी जात से ज्यादा अहम और जरूरी हैं। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? इस वक्त जलाल से मिलने की क्या जरूरत पेश आ गई? मेरे पेशकदमी करते ही उसने सवाल किया। अव्वल खान ने रशीद का सुराग लगा लिया है, मैंने धीमी आवाज में उसे बताया। वो एक फिशरी में काम कर रहा है। STF वालों के वहां पहुंचने से पहले कुछ लोग चोरी छुपे उस फिशरी को घेरे हुए हैं। इस बारे में जलाल से बात करनी जरूरी है। जलाल के आदमियों को शीदे की भनक कैसे मिल गई? वीरा ने हैर से पूछा। तुमने तो उसकी शनाख्त का मामला पुलिस वालों से भी छुपाने का इरादा किया हुआ था। यह दूसरा चक्कर है। जलाल ने 3 ऐसे इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी की हुई है जिनके मालिक बज़ाहिर दूसरे लोग हैं, लेकिन इनमें सारी सरमायाकारी सोबराज की है। वो फिशरी भी इनमें शामिल है। हैरान कुन बात है। वीरा अपनी भवें चढ़ा कर बोली। तुम टॉम से मिलने के लिए गए और जलाल के आदमी पहले से इसके पीछे लगे हुए थे। नेशनल स्टेडियम में सब यकजा हो गए। अब फिर वही सूरत हाल बनती नजर आ रही है। अव्वल खान जहांगीर की वजह से शीदे के पीछे लगा हुआ है।
जलाल ने सोबराज के माली मफादात पर कारी ज़रब लगाने का इरादा किया हुआ है और दोनों ही की तवज्जो इस फिशरी पर मरकूज है। यह हैरत की बात नहीं है, मुजरिम मुश्तरिक हो तो हर सिमत से की जाने वाली छानबीन एक ही रास्ते की निशानदेही करती है। फिलहाल इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वीरा को हदायत देकर मैं आगे बढ़ गया। मेरी तवक्का के बरक्स उसने मेरे साथ चलने के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा और मैं इत्मीनान से घर से निकल गया। मैं घर से निकलकर स्टेडियम के करीब पहुंचा तो मुझे अपने अंदाजे की गलती का एहसास हो गया। वहां दूर तक पुलिस और रेंजर्स की मोबाइलें खड़ी हुई थी, जिनमें आए हुए बवर्दी एहलकार हर तरफ फैले हुए थे। मैंने मेन रोड से जाए वारदात की तरफ मुड़ना चाहा तो मुझे सख्ती से रोक दिया गया। मुतअद्दिद सरकारी महकमों के बवर्दी और सादा पोश एहलकारों ने जाए वारदात के कुर्बो जवार में एक वसी इलाके का सख्ती से मुहासरा किया हुआ था और किसी गैर मुतलका शख्स को इन हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हद ये थी कि मुतअद्दिद अखबार नवीस कलम और कागज़ या कैमरे संभाले इस हिसार से बाहर सुनगुन लेते फिर रहे थे। इनको भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अंदर से खबर रसानी का इन्हिसार शायद सरकारी रिपोर्टरों तक महदूद था। अल्फा के कत्ल का वाक़या 5 और 5:30 के दरमियान पेश आया था। 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद वहां एक मुहिब सा समा बंधा हुआ था। पुलिस गाड़ियों की छतों पर लगी हुई गर्दिशी रोशनियां दूर दूर तक भयानक साए पैदा कर रही थीं। अपनी रेंगती हुई गाड़ी में से इस इलाके का जायजा लेने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि सरकारी और माल के लिए अल्फा की मौत का वाक़या किसी कदर अहम जरूर था। आसपास की सड़कों पर बेशतर सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। रही सही कसर ट्रैफिक की सुस्त रवि ने पूरी कर दी थी। हर गुजरने वाली गाड़ी के सवार रुक कर या रफ्तार कम करके वहां रूनमा होने वाले वाकयात के बारे में कुछ न कुछ जानने की कोशिशें कर रहे थे। इस बेहंगम ट्रैफिक से कशां कुछ दूर निकलकर मैंने अपनी गाड़ी किनारे से लगाकर इंजन बंद किया और अपने मोबाइल पर जलाल का नंबर मिला लिया। जिस घंटी पर उसकी तरफ से जवाब मिला तो उसकी आवाज पुरस्कून थी। मैं आसपास भटक रहा हूं लेकिन तुम तक पहुंचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मैंने किसी तमहीद के बगैर अपना मुद्दा बयान कर दिया। सिक्योरिटी बहुत सख्त है, तुम्हारा अंदर आना मुमकिन नहीं है। अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। उसने मेरी आमद के मुद्दा के बारे में कोई सवाल किए बगैर कहा। बाहर खौफो हिरास और तशवीश का अजीब समा है। तुम अपनी आवाज से बहुत मुतमईन नजर आ रहे हो, ये क्या चक्कर है? मैं इसे वो सवाल किए बगैर नहीं रह सका। बाहर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, अंदर हकाइक सबके सामने हैं। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आज हमने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बताओ कि तुम कहाँ हो? इस वक्त अपनी मर्जी से कहीं रुकना मुमकिन नहीं है। मैं काफी दूर हूँ। अपनी गाड़ी घुमाकर मुराद मेडिकोज की तरफ आने की कोशिश करता हूँ, तुम वहीं पहुंचो। ओके, तो उसने फोन बंद कर दिया। इस मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान में मैंने दूसरी हेजान अमेज आवाजें भी सुनी थी, जिनसे अंदाजा हो रहा था कि वो खूनी वाक़या रुनमा हो जाने के बाद जाए वकू पर पहुंचने वाला हर शख्स बढ़ चढ़ कर अपनी अहमियत जताने में मसरूफ था। मोबाइल फोन जेब में डालने के बाद मैंने गाड़ी घुमाई और स्टेडियम की तरफ जाने वाले ट्रैफिक में शामिल हो गया, जो बहुत सुस्त रफ्तार से आगे रेंग रहा था। मुझे मतलूब मकाम तक पहुंचने में अपने अंदाजे से ज्यादा वक्त लग गया। मुराद मेडिकोज वाले नुक्कड़ पर ट्रैफिक पुलिस की एक मोबाइल खड़ी हुई थी और वहां किसी गाड़ी को रोकने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ जलाल की गाड़ी वहां मौजूद थी। इसे देखकर मैंने जूं ही ट्रैफिक से अलग होने के लिए बायां इंडिकेटर जलाया, कई सिपाहियों ने गौसीले अंदाज में हाथ लहरा कर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। जलाल अपनी गाड़ी से उतर आया। उसके कुछ कहते ही ट्रैफिक के अमले के तेवर अचानक बदल गए और वो पार्किंग के लिए मेरी रहनुमाई करने लगे। जूं ही मैंने गाड़ी रोक कर इंजन बंद किया, जलाल बेतकल्लुफी से मेरे बराबर वाली सीट पर आ बैठा और हंसते हुए बोला, मैं पहले भी इधर से गुजरता रहा हूँ, आज तुम्हारे दम से यहाँ जंगल में मंगल हो गया है। अंदर से आने वाले हर शख्स पर रिपोर्टर टूटे पड़ रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। घर पर बैठकर मुझे भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ ऐसी गंभीर सूरत हाल होगी। मेरा ख्याल था कि अब तक लाश उठवाई जा चुकी होगी। लाश उठवाने का मरहला अभी दूर है। इसकी कमर से बनी हुई एक खौफनाक बारूदी बेल्ट दरियाफ्त हुई है। उसे खतरे का जरा सा भी इदराक हो जाता तो वो बटन दबाकर पल भर में चीतरों में तब्दील हो जाता और अपने साथ न जाने किस किस को ले डूबता। अभी वो बेल्ट नाकारा बनाकर इसके जिस्म से अलग की गई है। खैरत है, मैंने उसकी बात काट कर कहा। कुछ देर पहले यह खबर टेलीविजन पर आ चुकी है कि नाकाम कातलाना हमले का मुजरिम एक मुकाबले में मारा गया। ज़ाब्ते की सारी कार्रवाइयां मुकम्मल होने से पहले यह ऐलान कैसे कर दिया गया? शायद महकमा इत्तलात वालों से सब्र नहीं हो सका, वो अंदर होने वाली बात को ले उड़े। तुमको भी मालूम है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई इस खबर की तरदीद नहीं कर सकेगी। दूसरी शहादतों के अलावा सद्दफ मेंशन से चार्ली को भी यहाँ बुलवा लिया गया था। वो तस्दीक कर चुका है कि मरने वाला उसका साथी है। इससे मजीद पता चला कि इन लोगों के पास कोई बारूदी बेल्ट नहीं थी। अल्फा को बेल्ट टॉम ने फराम की होगी।
बारूदी बेल्ट की फराहमी के सिर्फ दो मकासद हो सकते थे। अव्वल ये कि किसी भी खतरनाक सूरत-ए-हाल से दो चार होने की सूरत में अल्फा खुद को धमाके से उड़ाकर अपनी शनाख्त का हर इम्कान खत्म कर सके। यह भी मुमकिन था कि मुझसे निमटने के बाद अल्फा शहर के किसी मसरूफ इलाके में खुदकश हमला करके बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी फैलाने का मंसूबा बनाए बैठा हो। असल मकसद जो भी रहा हो, बुनियादी नुक्ता यह था कि अल्फा बहुत बेखौफ एजेंट था और अपने मकसद की भरपूर तश्कील के लिए ज़हनी तौर पर खुदकुशी के लिए तैयार हो चुका था। मुझे अंदाजा था कि जलाल अपनी मसरूफियात अधूरी छोड़कर वहां तक आया था। मैंने इस नुक्ते पर कोई बात किए बगैर कहा, कासिम फिशरीज के बारे में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? आज रात 12 बजे कासिम फिशरीज के साथ रोजगार इंटरनेशनल और कार्गो किंग पर भी कार्रवाई होगी और सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया जाएगा। उसने कहा, रात के 12 बजे वहां कोई मुतनफ़िस नहीं मिलेगा। मैंने ख्याल जाहिर किया, ना मिले हम सिर्फ रिकॉर्ड कब्जे में लेंगे और इनके नाम निहाद मालिकान को इनके घरों से उठाएंगे। बाकी इकदामात का फैसला बाद में किया जाएगा। कासिम फिशरीज को इस प्रोग्राम से खारिज कर दो। तुम्हारे आदमी इस वक्त भी फिशरी के गिर्द मौजूद हैं? मैंने संजीदगी से कहा, आदमी तीनों जगह मौजूद हैं। क्या कासिम फिशरीज में तुम दिलचस्पी ले रहे हो? जहांगीर को अगवा करने वालों में से एक आदि मुजरिम वहां मौजूद है। मैंने उसे बताया, ये समझ लो कि वहां कुछ हुआ तो उसका मालिक गायब हो जाएगा। मालिक को तुम उठवा लो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक रशीद नामी मुजरिम फिशरी में मौजूद है। फिलहाल मेरी दिलचस्पी उसकी ज़ात तक महदूद है। तो क्या वो दिन रात वहीं रहता है? जलाल ने हैरत से पूछा। हो सकता है, मैंने बेयकीनी से जवाब दिया। इसके खिलाफ अदालतों में कई मुकदमात ज़ेर समात हैं और वो रुपोश है। उसकी रुपोशी के लिए कासिम फिशरीज एक बेहतरीन ठिकाना साबित हो सकती है। अव्वल खान का कयास है कि वो वहीं रहता होगा। ठीक है, मैं फिशरी से आदमी हटा लेता हूँ, उसने सोचते हुए कहा, लेकिन यह ख्याल रखना कि आजकल मछलियों का सीजन है। हो सकता है कि वहां हमला मौजूद हो और किसी मुदाखलत पर मुजामत करने की कोशिश करे। इनका सामना करने के लिए तुम्हें नफरी की जरूरत पड़ सकती है। अव्वल खान तुम्हारा साथ देगा? रशीद की तलाश पर वही काम कर रहा है, मैंने बताया। इसके आदमी मेरे साथ होंगे। मुझे शुबा है कि जहांगीर को इसी कारखाने में रखा गया है। मेरी दिली दुआ है कि तुम्हारी कोशिशें बारावर साबित हों। यह अच्छा हुआ कि तुम बर वक्त यहाँ चले आए। मेरे आदमी अचानक वहां घुसते तो जहांगीर को नुकसान पहुंच सकता था। मैं भी इनको हदायत जारी कर देता हूँ। हो सकता है कि वो लोग अव्वल खान के आदमियों को इस फैक्ट्री के आसपास मंडलाता हुआ देखकर शशो पंज में पड़ गए हों। मैं चलता हूँ, अब तुमसे कल मुलाकात होगी। मैंने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अच्छा किया तुम खुद चले आए, उसने पुरतपाक अंदाज में मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मैं लोगों के दरमियान इस तरह घिरा हुआ था कि फोन पर खुलकर कोई बात नहीं कर सकता था। वो गाड़ी से उतर गया और मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर से जाते हुए मैंने वीरा को मना किया था कि वो रशीद के बारे में होने वाली नई पेशरफ्त के सिलसिले में किसी से बात न करे, मगर वो पेट की हल्की थी। उसने ये खबर सबको सुना दी थी कि अव्वल खान के आदमी रशीद का सुराग लगाने में कामयाब हो गए थे। मैं वापस पहुंचा तो सब बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे।